नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊर्जा। कैलोरी से जो आपके प्रश्न बनते हैं हम उसकी बात करेंगे। उसके साथ साथ ही कैलोरीमेट्री के कितने प्रकार होते हैं, बम कैलोरीमेट्री क्या होती है, ऑक्सी कैलोरीमेट्री क्या होती है, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री क्या होती है, हम इन सभी प्रश्नों की यहाँ पर बात करेंगे। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अच्छी लगे तो सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है। ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा और डी है ऊर्जा। तो हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। जब भी हम शारीरिक श्रम करते हैं तो क्या होता है, हमें एक शक्ति चाहिए होती है जो हम कार्य को कर सकें आसानी से बिना थके। तो उसके लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ठीक है, मिलती किससे है ऊर्जा? हमें मतलब प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात है। अगर बात की जाए मुख्य कार्य तो आपका वृद्धि कारक होगा। देखो, शब्दों का खेल होता है। मुख्य का मतलब है तो मुख्य कार्य प्रोटीन का वृद्धि कारक, वो कोशिकाओं की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत, ये सारी चीजें करना होता है, बॉडी का निर्माण करना होता है। लेकिन हम ये कतई ही नहीं कह सकते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा नहीं देती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा देना और वसा का भी। ठीक है, वसा के दो मुख्य कार्य होते हैं, ऊर्जा प्रदान करना और कोमल अंगों की सुरक्षा करना। ठीक है, तो ये मुख्य कार्य इसमें हो गए। अगर हम बात कर लेते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, तो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इतना तो हमें पता है। क्या क्या काम होता है? ठीक है, ऊर्जा के माध्यम से क्या क्या होता है? ऊर्जा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करती है। ठीक है, तापक्रम को नियंत्रित करने के साथ साथ ये क्या करती है? ऊतक के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊतक के निर्माण में क्या करती है? ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के ऑक्सीकरण से, ठीक है, सॉरी, एंजाइम की सहायता से अगर बात करें कि ऊर्जा हमें मिलती कैसे है, तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइमिक तत्वों से मिलकर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस प्रकार हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से वह तत्व जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है उपर्युक्त। तो सभी वही बात करेंगे। भाई, प्रोटीन भी ऊर्जा देने का काम करता है, वसा भी करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ हमारे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर का वृद्धि भी करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। वसा भी सेम कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और क्या करता है? ऊर्जा के साथ साथ कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें शक्ति देता है कार्य करने के लिए, कैलोरी और ऊर्जा हमें देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित पौष्टिक तत्वों का ऑक्सीकरण किस माध्यम से होता है? ए है ऑक्सीजन द्वारा, बी है एंजाइम द्वारा, सी है ए व बी दोनों द्वारा, डी है निम्न में से कोई नहीं। जब शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, आप जानते हो पौष्टिक तत्व होता है और उन पौष्टिक तत्वों को क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी होती है और एंजाइम होते हैं। ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का प्रोसेस करते हैं और जिससे हमें ऊर्जा या शक्ति मिलती है। ठीक है, कब मिलती है? जब ये ऑक्सीजन होता है, एंजाइम होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं और हम उसमें से रिलीज होती है ऊष्मा। उस ऊष्मा के बाद हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वलन क्रिया तथा ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं? जब हम भोजन को खाते हैं, भोजन हमारे शरीर में जाता है, पचता है। दो भागों में, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। दोनों का सम्मिलित रूप कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिज्म प्लस बात करेंगे एनाबॉलिज्म, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या होता है? एनाबॉलिज्म का सम्मिलित रूप ही क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म का जो हमारे अंदर प्रोसेस होता है, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो कार्य होते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होती है? हमारे शरीर में ज्वलन क्रिया होती है तथा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और मुख्य जो
प्रोसेस होता है तो इसमें मुख्य पदार्थ जो बनते हैं क्या वो CO2 है, बी है ऊष्मा है, सी है एवा बी दोनों है, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो ज्वलन क्रिया के पश्चात जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें CO2 भी बनता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मेटाबॉलिज्म का हमने प्रोसेस बताया उसमें जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ अपने सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में टूट जाते हैं, जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। इस तरीके से जब ये सबसे सिंपल रूप में टूट जाते हैं उसी को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है, या फिर अपचय भी कह सकते हैं। कैटाबॉलिज्म और हिंदी में अपचय कहते हैं, ठीक है। और जब ये पदार्थ टूट गए अपने सिंपल फॉर्म में, अब कहाँ जाएंगे, हमारे शरीर के ऊतकों में, कोशिकाओं में जाएंगे, क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, छोटी छोटी कोशिकाओं में जाके क्या करेंगे, निर्माणात्मक, शरीर का निर्माणात्मक कार्य करेंगे, निर्माणात्मक कार्य करेंगे, उसी को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म या फिर उपचय, एनाबॉलिज्म या फिर उपचय कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है, ये डिफिकल्ट चीजें होती हैं थोड़ा समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा के ऑक्सीकरण के बाद प्राप्त होने वाला प्रमुख तत्व है ऊष्मा, कार्बन, जल तथा उपर्युक्त सभी। देखो ये चीज ध्यान रखना कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा की। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का ऑक्सीकरण हमारे शरीर में होता है, ठीक है, हमें जब ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करने वाले होते हैं, उससे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन होता है और अवशोषण होता है, उसके माध्यम से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, कार्बन भी प्राप्त होता है जिसे हम CO2 कहते हैं, और जल भी प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्लस क्या है, वसा है। अब क्या हुआ, इस पे क्या होगा, एंजाइम की प्रक्रिया होगी, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन मिलेगा, पहले क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, O2, ठीक है, O2 लिख देती है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगी प्लस एंजाइम होगा, किस पर, कार्बोहाइड्रेट और वसा पे ऑक्सीजन होगा और एंजाइम होगा। अब इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के बाद क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ऊष्मा भी प्राप्त होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी प्राप्त होगा और जल भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वसा से 3 चीजें मिल रही है हमें, ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ध्यान रखना। बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रोटीन के ऑक्सीकरण के बाद प्राप्त होने वाला प्रमुख तत्व क्या है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, जैसे ये प्रोटीन है, आपने प्रोटीन को खाया, कंज्यूम किया, अब प्रोटीन गया हमारे शरीर में, पाचन तंत्र में, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब O2 चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा प्लस एंजाइम चाहिए होगा। अब इन दोनों के माध्यम से क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तो ये ऑक्सीकरण का कार्य होगा यहीं पर, ठीक है, ऑक्सीकरण का कार्य होगा। अब जब ऑक्सीकरण का कार्य होगा तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा ये बताना है, क्या ऊष्मा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यूरिया मिलेगा, या निम्न में से सभी। तो यहाँ पर आपको ऊष्मा भी प्राप्त होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, और वहां पर हमें क्या जल मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट और वसा में हमें जल मिल रहा था, यहाँ पर हमें उसके बदले यूरिया प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं दिया गया है कि जल भी प्राप्त होता है, पर यहाँ पर आपको मेनली अगर मुक्त बात करूं तो ऊष्मा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और यूरिया प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के दोनों के पाचन में क्या क्या मिल रहा है ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, आहार एवं पोषण में ऊष्मा की इकाई कही जाती है, ए है कैलोरी को, बी है किलो कैलोरी को, सी है जूल को, डी है उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पोषण विज्ञान में बहुत समय से किलो कैलोरी का प्रयोग किया जाता था ऊर्जा की इकाई के रूप में, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि क्या हुआ, यहाँ पर इस चीज को चेंज कर दिया गया और किसको इकाई मान लिया गया, जूल को इकाई मान लिया गया ऊर्जा की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ है या फिर हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ है, इन दोनों ने क्या करा, जूल को ऊर्जा की इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया, किसके स्थान पर, किलो कैलोरी के स्थान पर। ठीक है, किलो कैलोरी के स्थान पर। अगर पहले के समय में पूछा जाए तब तो हम जरूर कहेंगे हाँ भी सही है, लेकिन आज के समय में अगर प्रश्न पूछा जाए कि अब किसे अंतरराष्ट्रीय इकाई माना गया है तो सी ऑप्शन सही होगा। जैसे कि TGT में आया था ये प्रश्न, तो आपको जूल ही आंसर देना पड़ा, वहां पर यही आंसर माना गया। ठीक है, तो जूल जो है आपकी क्या है, आज के समय में इकाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है। ऊर्जा की मुद्रा इनमें क्या है, सूर्य है, ATP है, सौर ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो जब भी आपसे बात की जाए ऊर्जा का मूल साधन, अगर आपको पूछा जाता है, यहाँ पर प्रश्न होता मुद्रा की बजाय ऊर्जा का मूल साधन क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते तो आप आंसर लगा देते किसको, सूर्य पे। लेकिन यहाँ पर तो मुद्रा पूछी जा रही है भाई, तो मुद्रा हम कहेंगे किसको, ATP को। ATP की फुल फॉर्म लिख लेना,
एडिनो एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होगी। कहाँ बनता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है और इसी को क्या कहते हैं? शक्ति, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब ऊर्जा का शक्ति गृह भी हम किसको कहते हैं? ऊर्जा का शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का शक्ति गृह। ठीक है, शक्ति गृह ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, सौर ऊर्जा हो गई, देखो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सौर ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तापीय ऊर्जा क्या है? ध्यान रखिएगा, तापीय ऊर्जा क्या है? रासायनिक ऊर्जा क्या है? ये सब लिख लो, क्या है ये? अभी बताती हूँ मैं ये क्या है। रासायनिक ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा क्या है? जो विद्युत से प्राप्त होती है वो ऊर्जा क्या है? विद्युत। रासायनिक ऊर्जा क्या है? विद्युत प्लस रासायनिक ऊर्जा क्या है? ये सब क्या है? प्रकार है, ऊर्जा के प्रकार है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रकार, मुख्य प्रकार कौन है, प्राकृतिक प्रकार कौन है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो सूर्य प्राकृतिक तौर पर हमें प्राप्त होता है, मुख्य तौर पर प्राप्त होता है तो सूर्य हो जाएगा। बताइए, रासायनिक ऊर्जा है, ये तापी विद्युत ऊर्जा, ये सब बनाई गई ऊर्जा है। ठीक है, यांत्रिक रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है, ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या है? ए है चयापचय क्रिया को सुचारू रूप से चलाना, बी है ऊतकों का निर्माण व वृद्धि करना, सी है शरीर के ताप को स्थिर रखना और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो कार्य है वो चयापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना भी है, ऊतकों का निर्माण करना भी है, शरीर के ताप को स्थिर रखना भी है और डी उपर्युक्त सभी सही होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपके कुछ कार्य हो जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ ऐच्छिक कार्य हो जाते हैं। ऐच्छिक कार्य, ठीक है, ऐच्छिक कार्य हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो, हमारा मन है तो हम आपको पढ़ाएं, हमारा मन है तो हम मतलब घर के काम करें। ठीक है, हमारा मन है तो मतलब हमारा मन, जो काम हम अपनी इच्छा के दें, हमारा मन है तो हम पढ़ें नहीं पढ़ें, खाएं या नहीं खाएं, ये ऐच्छिक कार्य हैं। लेकिन कुछ अनैच्छिक कार्य भी होते हैं, जैसे कि आपका हृदय का धड़कना, मूत्र निर्माण, रक्त परिसंचरण तंत्र, यकृत में ग्लाइकोजन का जमा होना, मांसपेशियों का संकुचन विमोचन, ये आपके अनैच्छिक कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी ऊर्जा के माध्यम से होते हैं। चाहे आप सो रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, थोड़ी बहुत ऊर्जा हर समय चाहिए होती है। ठीक है, तो ऊर्जा के कुछ ऐच्छिक कार्य भी होते हैं, कुछ अनैच्छिक कार्य भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 1 ग्राम वसा खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी और इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की। 4 किलो कैलोरी हमें तब प्राप्त होती है जब हम क्या खाते हैं? प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं पर वेट। ठीक है, अगर हमारा मान लो हम 55 हम 40 किलो के हैं, ठीक है, 40 किलो के हैं, 45 या 50 कितने के भी हैं, ठीक है, तो हमारे 1 किलो वजन के अनुसार हमने कितना खाया? 1 ग्राम प्रोटीन खाया। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन खाया, इतना तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 ग्राम प्रोटीन हम खा रहे हैं यहाँ पर, तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 किलो कैलोरी। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोज भी कितनी ऊर्जा देता है पर किलो कैलोरी, पर ग्राम सॉरी, तो वो देता है 4 किलो कैलोरी। ठीक है, और यहीं पर हम बात करें अगर बसा के, तो बसा क्या करता है? देता है कितना? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, कितने? पर ग्राम पर। ठीक है, पर ग्राम पर लिख लीजिएगा, पर ग्राम पर हमें कितना? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है पर ग्राम बॉडी वेट। और 7 किलो कैलोरी ऊर्जा कौन देता है? 7 किलो कैलोरी नहीं, यहाँ पर 7 किलो कैलोरी ग्राम, जैसे अभी यहाँ पर करा वैसे ही। ठीक है, 7 किलो कैलोरी ग्राम की अगर हम बात करें, किलो कैलोरी ग्राम की बात करें, तो ये क्या देता है? अल्कोहल देता है। ये किसका अमाउंट है? अल्कोहल का है, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का अमाउंट है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, अल्कोहल कितना देता है? 7 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। पोषण विज्ञान का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? लेवाइजर को, रबनर को, लिविंग को या वॉट को? तो हम बात करेंगे पोषण विज्ञान के जो मार्गदर्शक हैं उन्हें ये कहे जाते हैं लेवाइजर। ठीक है, लेवाइजर को पोषण विज्ञान का मार्गदर्शक इसलिए कहा जाता है क्योंकि चयापचय की प्रक्रिया को स्पष्ट इन्हीं ने किया था सर्वप्रथम। चयापचय की प्रक्रिया को पूछा जाए सर्वप्रथम किसने? चयापचय की प्रक्रिया को अगर बात करें सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया, तो वो यही थे, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? वो क्या था? लेवाइजर ने। इसीलिए इन्हें पोषण विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इसके अलावा अटवाटर थे, आर्मवी थे, बेनेडिक्ट थे, लस्क थे, डुबाइस थे। इन्होंने क्या किया था? सामान्य चयापचय का ज्ञान दिया था।
ठीक है। सामान्य चयापचय का ज्ञान किसने दिया? तो आप सबसे पहले आंसर कर सकते हो अटवाटर, उसके अलावा भी लोग थे 2-3, ठीक है, लेकिन अटवाटर मुख्य आंसर हो जाएगा। लेकिन चयापचय की यांत्रिक प्रक्रिया का सर्वप्रथम सही से जिन्होंने स्पष्ट किया वो आपके लेवाइजर थे, इसीलिए इन्हें पोषण विज्ञान का मार्गदर्शक कहा जाता है। ओके, बढ़ते अगर लिविंग की बात करें, लिविंग कौन है? तो इन्हीं ने मतलब क्या कहा था, जब शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन जो होते हैं ये शरीर में जलने वाले पदार्थ है, जैसे इनके ही जलने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चीज क्लियर किसने किया? हम अभी बात कर रहे थे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कब? जब कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन इस बात को सिद्ध किसने किया? वो लेविंग ने ही किया था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भोज्य पदार्थों के शक्ति मूल्य को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? भोज्य पदार्थ के शक्ति मूल्य को, भोज्य पदार्थ का शक्ति मूल्य, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रोटीन 4 ग्राम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, या फिर हम वसा की बात कर रहे थे 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये किसने सिद्ध किया? ये रबनर ने किया, ठीक है, ये रबनर ने किया। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई भी वैसे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। शारीरिक वृद्धि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अधिक होती है? उपापचय, अपचय, उपचय या मेटाबॉलिज्म? शारीरिक वृद्धि के दौरान आंसर देना है भाई। शारीरिक वृद्धि जब होगी तो आप सभी जानते हो कौन सी क्रिया? निर्माणकारी कार्य सबसे पहले होगा। तो निर्माणकारी कार्य को हम क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म जो उपापचय है और मेटाबॉलिज्म सेम बात है। मेटाबॉलिज्म इंग्लिश में कहा जाता है, उपापचय हिंदी में कहा जाता है। और ये मेटाबॉलिज्म और जो उपापचय है इसके 2 प्रकार है, पहला क्या है? अपचय है, दूसरा क्या है? उपचय है। जो अपचय है उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? भोज्य पदार्थ सबसे सिंपल फॉर्म में टूटता है, सरलतम रूप में टूटता है, विभक्त होता है, जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड। लेकिन उपचय में क्या होता है? सबसे ज्यादा निर्माणकारी कार्य होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन का निर्माण, अस्थियों व धातुओं का निर्माण, विकास, ठीक है, ये कार्य यहाँ पर मांसपेशीय तंतुओं का निर्माण, ये सारे कार्य आपके उपचय में ही देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, और ये वाले प्रश्न बहुत अच्छे से कर लेना, अभी आगे और भी प्रश्न बहुत अच्छे आएंगे इसी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अधिक होती है? ए है कैटाबॉलिज्म, बी है एनाबॉलिज्म, सी है मेटाबॉलिज्म, डी है उपर्युक्त सभी। तो वृद्धावस्था में आपसे पूछा जा रहा है, तो वृद्धावस्था में इनमें से सबसे ज्यादा क्रिया कौन सी होगी? वो आपकी होगी कैटाबॉलिज्म। भाई टूट फूट ज्यादा होगी, ठीक है, टूट फूट यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, लेकिन निर्माणकारी कार्य यहाँ पर जो है कम होगा, ठीक है। ओके, और एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म हम बात कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से उपचय एनाबॉलिज्म सर्वाधिक होता है? शैशवावस्था के 1 से 2 वर्ष में सर्वाधिक, बाल्यावस्था में अधिक, किशोरावस्था में अधिक, उपर्युक्त सभी। तो भाई उपचय की बात हो रही है, एनाबॉलिज्म मतलब निर्माणकारी कार्यों की बात हो रही है। तो भाई निर्माणकारी कार्य वही जहाँ ज्यादा होंगे जहाँ पर टूट फूट ज्यादा होगी। तो शैशवावस्था में 1-2 वर्ष की अवस्था में ऊतकों में कोशिकाओं में खूब टूट फूट होती, क्योंकि ये वृद्धि का समय होता है। यही बाल्यावस्था में भी सेम चीज होती है, ये भी वृद्धि का समय होता है। किशोरावस्था में तो चरम पर होता है। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, डी होगा उपर्युक्त सभी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता प्रौढ़ावस्था में क्या कार्य ज्यादा होता है, तो प्रौढ़ावस्था में ना तो होती है बहुत ज्यादा वृद्धि और विकास, ठीक है, विकास तो चलो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि कोई विशेष नहीं होती, ना ही टूट फूट होती है ज्यादा। तो यहाँ पर बात होगी अपचय प्लस उपचय, दोनों कैसे चलेंगे? बराबर चलेंगे, ठीक है, कैसे चलेंगे? बराबर चलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ना ही टूट फूट हो रही है ज्यादा, ना ही मरम्मत हो रही है ज्यादा, ना ही निर्माण हो रहा है ज्यादा, दोनों चीज बराबर है। जितना अपचय होगा, जितनी टूट फूट होगी, उतनी ही मरम्मत होगी, ऐसे समझे, उतना ही निर्माण होगा। तो ये चीजें बराबर रहेंगी, ठीक है। कहाँ? प्रौढ़ावस्था में, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की ऊर्जा में प्रमुख कार्य है ऐच्छिक कार्यों को करना, बी है अनैच्छिक कार्यों को करना। ऊर्जा का शरीर में प्रमुख कार्य बताना है, शरीर का ताप स्थिर रखना व पाचन व अवशोषण में सहायता करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो ऊर्जा सभी कार्य करता है, ऐच्छिक कार्य भी करता है, अनैच्छिक कार्य भी करता है। जो आपकी इच्छा के अधीन होते हैं वो ऐच्छिक कार्य होते हैं, जो आपकी इच्छा के अधीन ना होकर स्वतः होते हैं वो हमारे अनैच्छिक कार्य होते हैं। जो भी शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है वो हमारी सब अनैच्छिक है, ठीक है। तो यहाँ पर शरीर का ताप भी स्थिर रखता है, वह पाचन अवशोषण में भी सहायता करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा के आपके ये सभी कार्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16 की, पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई के रूप में किलो कैलोरी का प्रयोग बहुत समय से होता आ रहा था, परंतु अब किलो कैलोरी के स्थान पर जूल, सॉरी यहाँ पर जूल होगा, को ऊर्जा की कार्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जो इसके द्वारा ऊर्जा को कार्य की इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके द्वारा मतलब इनमें से किसके द्वारा किया गया ये बताना है, ठीक है। पोषण विज्ञान में सबसे पहले क्या था? ऊर्जा
ऊर्जा की इकाई के रूप में किलो कैलोरी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, समझ गए आप। ऊर्जा की इकाई पहले के समय में क्या मानी जाती थी? किलो कैलोरी मानी जाती थी। कहाँ? पोषण विज्ञान में। लेकिन अब क्या होता है, किलो कैलोरी के स्थान पर जूल को मान लिया गया है। ठीक है, लेकिन ये चीज किसके द्वारा की गई आपको ये बताना है। क्या IUS द्वारा की गई, बी है IUNS द्वारा की गई है, सी है ए बार दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आपको आंसर आने में देर लगनी भी नहीं चाहिए। तो IUS जो है इसका मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ, मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस। ठीक है, ऑफ साइंस यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, किसकी? IUS की फुल फॉर्म। अब यहीं पर बात की जाए किसकी? अंतरराष्ट्रीय पोषण विज्ञान, मतलब IUNS। तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंस हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल साइंस। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का ही इसमें योगदान था। इन दोनों के ही द्वारा क्या था, जो पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई किलो कैलोरी मानी जाती थी, उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? जूल को ऊर्जा की इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा को नापा जा सकता है कैलोरीमीटर द्वारा, यंत्र द्वारा, कैलोरी द्वारा, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शरीर में उत्पन्न ऊर्जा है, ठीक है, तथा शरीर द्वारा जो ऊर्जा उपयोग की गई, कितनी उत्पन्न की गई और उसमें से कितनी हमने उपयोग कर ली, ये दोनों की मात्रा का मापन किया जा सकता है किसके द्वारा? कैलोरीमीटर द्वारा। ठीक है, कैलोरीमीटर क्या है पूछा जाए तो एक प्रकार का ये यंत्र है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकार का यंत्र है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति प्रतिदिन की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ज्ञात किया जाता है। इस यंत्र द्वारा क्या होता है, एक व्यक्ति की, ठीक है, एक व्यक्ति की कितनी प्रतिदिन की ऊर्जा की आवश्यकता, प्रतिदिन की जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसका ज्ञात इसी के द्वारा किया जाता है। जो हम RDA पढ़ते हैं ना कि किसी व्यक्ति को एक दिन में कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, तो उस ऊर्जा की जो आवश्यकता है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? कैलोरीमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, और किसी भोज्य पदार्थ में इसके साथ साथ क्या किया जाता है? भोज्य पदार्थ, मान लो आपने कोई भी गेहूं खाया, चावल खाया, तो उसमें कितनी ऊर्जा है इसका भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ की ऊर्जा का भी मापन इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कैलोरीमीटर। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैलोरीमीटर कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो कैलोरीमीटर जो होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक होती है आपकी प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कैलोरीमीटर। दूसरी होती है आपकी अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। ठीक है, ये 2 तरीके की आपकी कैलोरीमीटर मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें दिया है, इस विधि में शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं। इस विधि को कहते हैं, देखो शब्दों का फेर है, फिर से याद रखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? शब्दों पर आधारित है। एक है आपकी प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, दूसरी अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, और सी ऑप्शन है ए बार दोनों, और डी निम्न में से कोई नहीं। अब जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर अलग अलग है तो आंसर भी भैया इसका सेम तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है? शोषित, मतलब जो ऑक्सीजन हमारे शरीर ने शोषित कर दी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? सांस के माध्यम से अंदर ले जाते हैं, CO2 को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा और निष्कासित की गई कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा की ऊर्जा की गणना करते हैं तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। ध्यान रखना, जब O2 और CO2 की गणना की जाए तो वो हो जाएगा क्या? अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। लेकिन यहीं पर गणना की जाए किसकी? ऊष्मा प्लस ऊर्जा की, ऊष्मा प्लस ऊर्जा की अगर गणना की जाएगी तो हम उसको कहेंगे क्या? प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। मैंने कहा शब्दों का खेल है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गणना होगी तो आप कहोगे अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की बात हो रही। यहीं पर ऊष्मा और ऊर्जा शब्द बन जाए तो आप आंसर लगाओगे प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर को। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, इसे इजी वे में आपको कोई समझा नहीं सकता, बस ये शब्दों का खेल है। इसमें इतना सा पकड़ लिया तो अब ये क्वेश्चन आपके नेट जैसे एग्जाम में भी आते हैं, जो कि होम साइंस का डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के उदाहरण है। ए है बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर, बी है बेनेडिक्ट रोट रेस्पिरेशन एपरेटस, सी है डगलस बैग, डी है उपयुक्त सभी।
ठीक है। तो बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री की अगर हम बात करें, अच्छा बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री क्यों कहते हैं भाई? बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री कहने का कोई मतलब होगा ना, क्योंकि ये जिसका जो आविष्कार था वो बेनेडिक्ट, जो बेनेडिक्ट है ना, इसका आविष्कार ही बेनेडिक्ट ने किया था। ये कौन है? इसके आविष्कारक हैं। ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ये आविष्कारक है और ये आविष्कारक होने के कारण ही इसमें बेनेडिक्ट लगा दिया गया था। बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री, बेनेडिक्ट रोट, रेस्पिरेशन एपरेटस और डगलस वेब, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही क्या है? आपके इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री के उदाहरण है। ठीक है, बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी? अच्छा हाँ, जब हमने इतनी बात कर ली अप्रत्यक्ष की, तो क्यों ना हम ये भी बता दें कि डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष की कौन कौन से उदाहरण बनेंगे। तो प्रत्यक्ष में आपके दो मुख्य आते हैं, कौन कौन से? एक तो था बॉम्ब कैलोरीमेट्री और दूसरी की हम बात करेंगे अटवाटर। ठीक है, अटवाटर और बॉम्ब की जो कैलोरीमेट्री है, इन दोनों कैलोरीमेट्री को प्रत्यक्ष में कंसीडर किया जाता है। ये दोनों प्रकार किसके हैं? बॉम्ब कैलोरीमेट्री और अटवाटर रोशा रेस्पिरेशन कैलोरीमेट्री, इनका पूरा नाम क्या है? अटवाटर रोशा रेस्पिरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैलोरीमेट्री किसकी है? अटवाटर की है। तो ये दो प्रत्यक्ष के हैं और अप्रत्यक्ष के, ये तीनों हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में बॉम्ब कैलोरीमेट्री, यहाँ पर बॉम्ब होगा, बॉम्ब कैलोरीमेट्री की बात करें, कैलोरीमेट्री का कार्य है आहार की ऊर्जा का मापन करना, बीएमआर का मेजरमेंट करना, काम करने के बाद ऊर्जा का मापन करना, प्रत्येक कार्य की ऊर्जा का मापन करना। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी? बॉम्ब कैलोरीमेट्री। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री का ऑप्शन अगर हम बात करें कौन सा होगा? ए सही होगा। जब हम आहार की ऊर्जा का मापन करते हैं, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड की बात करें, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका आंसर हमेशा होगा कौन सा? बॉम्ब कैलोरीमेट्री। उसके साथ बात करेंगे बेनेडिक्ट, ये दोनों ने किसकी बात की है? ऊर्जा के मूल्य की बात की है, आहार की ऊर्जा के मापन की बात की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसकी किसकी है ये एक तो बॉम्ब की है, दूसरी बेनेडिक्ट, दोनों बातें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों बातें हैं और दोनों ने किसकी बात की है? एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड की बात की है। ठीक है, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड की बात किस किसने की है? एक तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री ने की है, और दूसरे बेनेडिक्ट ने की है, दोनों ने की है। लेकिन जो बेनेडिक्ट है वो किस में आते हैं? इनडायरेक्ट में आते हैं, और जो बॉम्ब है वो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में आते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस विधि में वसा, प्रोटीन और कार्बोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है? ये है बॉम्ब कैलोरीमेट्री में, बी है ऑक्सी कैलोरीमेट्री में, सी है अटवाटर कैलोरीमेट्री में, डी है डगलस वेब में। तो निम्नलिखित में से किस विधि में वसा, प्रोटीन एवं कार्बोज का पूर्णतः पाचन हो जाता है? प्रोटीन, वसा और कार्बोज का पूर्णतः पाचन की अगर हम बात करें तो वो होता है ऑक्सी कैलोरीमेट्री में। लेकिन अगर हम बात करें कि बॉम्ब कैलोरीमेट्री, ऑक्सी कैलोरीमेट्री में डिफरेंस क्या है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को ज्ञात करते हैं। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को ये ज्ञात करते हैं, भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को ये ज्ञात करते हैं, मूल्य को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। दोनों ही भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को ज्ञात करते हैं। बस इतना है कि जो ऑक्सी कैलोरीमेट्री है आपका सेकंड वाला, ये प्रोटीन, कार्बोज और वसा के पूर्णतः ऑक्सीडेशन को आपको बता सकता है। वो इतनी शायद पावर बॉम्ब कैलोरीमेट्री में नहीं होती है कि वो पूरा का पूरा ज्ञात कर ले। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, यहीं पर अगर हम बात करें डगलस वेब की, तो ये बताता है किसी काम के दौरान कितनी एनर्जी लगी, किसी काम के दौरान, ठीक है, किसी काम के दौरान कितनी एनर्जी लगी ये बताता है। ठीक है, किसी काम के दौरान कितनी एनर्जी लगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग वर्क की बात करता है डगलस वेब। किसका उदाहरण है ये? इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री का उदाहरण है। यहीं पर अगर बात करें हम अटवाटर रह गया आपसे, अगर अटवाटर की हम बात करें तो ये बताता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि एनर्जी किसी भी काम के समय कितनी लगी। ठीक है, किसी भी काम के समय कितनी एनर्जी लगी ये बताता है, ये भी यही सेम चीज़ बताता है। बढ़ते हैं आगे, और ये किसका है? डायरेक्ट का उदाहरण है।
ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित भोज्य तत्वों में सर्वाधिक पाचन की क्षमता किस में होती है? गेहूं में, मैदे में, मक्के में या निम्नलिखित में से सही? तो हम गेहूं खाएं, मैदा खाएं या मक्का खाएं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर पाचन की क्षमता की हम बात करेंगे तो वो किस में देखने को मिलती है? ए ऑप्शन सही होगा, गेहूँ में। गेहूँ जो होता है हम खाते हैं तो वो 90% पच जाता है, ठीक है। हालांकि जो बिल्कुल इसका एक महीन रूप होता है, बिल्कुल मैदे से भी महीन होता है, उसकी वजह से हमारी आंतों में सीलिएक रोग की समस्या हो जाती है, ठीक है, जिसको हम मतलब ग्लूटिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वैसा पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीलिएक रोग की समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर 90% जो है ये पच जाता है। यहीं पर मैदे की बात करें तो ये कितना पचता है, ये मात्र 98% ही पच पाता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी पाचन की क्षमता मक्के की, तो ये 60% तक होती है। ओके, 60% तक इसकी क्षमता होती है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24। हमारे शरीर में पाचन के दौरान प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग ही पच पाता है? यहाँ पर बच नहीं होगा, पच पाता है। 95%, 98%, 92% है, 75%। तो जो हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है, तो उसमें प्रोटीन का कितना भाग बचता है ये बताना है। तो सी ऑप्शन सही होगा, 92% तक बचता है। यहीं पर अगर हम बात करें कितना वसा का, तो 95% तक बचता है। वसा हम खाते हैं तो 90%, 5% तक बच जाती है। यहीं पर अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोज कितना 98% तक बच जाता है। कार्बोज जो होता है CHO, ये 98% तक बच जाता है, और 92% क्या होता है, प्रोटीन आपका बच जाता है अगर आप खाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्रोटीन के चयापचय से उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में कितना किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, आप जानते हो हम लोग किलो कैलोरी पर ग्राम में ही कैलोरी का मापन करते हैं, ठीक है। तो मूत्र के माध्यम से शरीर के द्वारा बाहर विसर्जित हो जाता है। मतलब ये भी बताना है कि हम जो भी प्रोटीन खाते हैं उसमें मान लिया हमने कितना 92% हमारा पच गया, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे व्यर्थ पदार्थ क्या क्या होते हैं प्रोटीन के, आप जानते हैं यूरिया है, यूरिक अम्ल है, नाइट्रोजन युक्त कुछ पदार्थ हैं जो कि बाहर निकलने ज़रूरी होते हैं, और इस रूप में ये निकल जाता है। 1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1.25 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1.50 किलो कैलोरी पर ग्राम, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही होगा, 1.25 किलो कैलोरी पर ग्राम क्या होता है, यूरिया और यूरिक एसिड के माध्यम से ये हमारे शरीर के बाहर से निष्कासित हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही था, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। मिलते हैं, धन्यवाद।